नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेके क्लास 7th की सिविक्स की एनसीईआरटी, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड। दोस्तों, आज हम लोग अपनी इस एनसीईआरटी का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले के 4 चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। उसके वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर 5 का शीर्षक है औरतों ने बदली दुनिया। इससे पहले वाले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसका नाम था लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना, जिसमें हमने महिलाओं के बारे में जाना था, उनके काम काज में और उनकी स्थिति के बारे में समझा था। आज हम लोग इस चैप्टर में महिलाओं के बाहर के कामों के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे व्यवसाय और नौकरियों में अपनी जगह बनाई और कैसे संघर्ष करके उन्होंने अपने अधिकार प्राप्त किए। तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी में एक चार्ट दे रखा है, जिसमें रोजी मैडम है जो अपनी कक्षा के बच्चों को एक वर्क देती हैं और उनको 6 कॉलम देती हैं और कुछ शिक्षक, किसान, मिल मजदूर, नर्स, वैज्ञानिक, पायलट, इतने लोगों के चित्र बनाने के लिए कहती हैं। तो उसके बाद उन्होंने उनका जो परिणाम आता है वो रिजल्ट आपके सामने है कि उसमें जो बच्चों ने चित्र बनाए, तो अधिकांश बच्चों ने शिक्षक के रूप में 30 बच्चे हैं, तो इसमें से 5 बच्चों ने शिक्षक के रूप में पुरुष को दर्शाया और 25 बच्चों ने शिक्षक के रूप में महिलाओं को, और किसान के रूप में 300 बच्चों ने पुरुष को दर्शाया और महिला के रूप में किसी बच्चे ने नहीं दिखाया। मिल मजदूर के रूप में 25 पुरुष बनाए तो 5 महिलाएं, और नर्स 0 पुरुष और 30 महिलाएं। वैज्ञानिक में 25 पुरुष और 5 महिलाएं। पायलट के रूप में 27 पुरुष और 3 महिलाएं। तो आप लोग यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हैं कि जैसे शिक्षक, किसान, नर्स, वैज्ञानिक, इन सब में महिलाओं और पुरुषों के कार्य में आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा। यानी कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको समझा जाता है कि ये काम उनके जैसे हैं। जैसे नर्स के रूप में सारे ही बच्चों ने नर्स के चित्र बनाए, तो ये जो नर्स वाला काम, देखभाल करने का काम है, तो ये लोगों को लगता है, ये बच्चों का ही नहीं, ये तो अगर हम लोगों को भी दिया जाएगा तो नर्स के रूप में जो एक इमेज आती है वो किसी महिला की ही आती है हम लोगों के मस्तिष्क में, क्योंकि ये काम उनकी जो घर की अंदर की भूमिका है उससे जोड़ के देखा जाता है कि ये काम उनके लायक है, ये कर सकती हैं। ऐसे ही शिक्षक के रूप में भी जो टीचिंग का व्यवसाय है वो महिलाओं के लिए सबसे अच्छी जॉब बताई जाती है। और ज़्यादातर स्कूलों में भी, अब प्राइवेट हो वो सरकारी जो भी हो, उसमें आपको ज़्यादातर टीचर जो हैं वो महिलाएं ही देखने को मिलेंगी। जैसा कि इसमें बच्चों ने भी ज़्यादातर महिलाओं को ही बनाया है। और किसान के रूप में ऐसा नहीं है कि किसान खेत में महिलाएं काम नहीं करती हैं या वो महिलाएं किसान नहीं होती हैं। यहाँ पे देखिए 83% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। खेतों के बहुत सारे काम होते हैं जो काम महिलाएं ही करती हैं, लेकिन एक किसान के रूप में किसी के दिमाग में महिला की इमेज नहीं आती है। जब भी किसान के बारे में सोचने के लिए कहा जाएगा तो एक कंधे पे हल वगैरह या फावड़ा रखे हुए एक पुरुष का ही चित्र सबके मस्तिष्क में उभरता है। और यहाँ पे वैज्ञानिक के रूप में लोग पुरुषों को ही इमेजिन कर पाए, ज़्यादातर 5 ही महिलाओं के चित्र बच्चे बना पाए। तो इसमें भी इस टाइप के जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला वाले काम, प्रशिक्षण वाले काम, ऐसा समझा जाता है कि महिलाएं इसके योग्य नहीं हैं। ये चीज़ें दिखाती हैं कि लोगों की जो सोच है वो रूढ़िवादी है।
उन्होंने महिलाओं की जो भूमिका को एक अपने मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार के वर्ग सांचे में जड़ दिया है कि और वो उससे बाहर नहीं निकल सकती। उनको ऐसा लगता है कि हाँ बस महिलाएं तो यही काम कर सकती हैं। पहले महिलाएं सिर्फ घर के ही काम कर सकती थी और उसके बाद अगर उनको बाहर निकलने का, पढ़ने लिखने का अवसर मिला, उसके बाद भी लोगों की सोच वही है। उनको ये लगता है घर के बाहर भी वही काम जो उस टाइप के हैं, मतलब घरेलू कामों से मेल खाते हैं, वो काम ही महिलाएं कर सकती हैं। तो इसमें आपके एनसीईआरटी में उदाहरण दिया गया है लक्ष्मी लाकरा का, रूढ़ियों को तोड़ा। ये पहली महिला रेल इंजन चालक बनी। इनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत गरीब परिवार से हैं, लेकिन इनके माता पिता ने इनको बहुत संघर्ष करके पढ़ाया और इन्होंने अपने पढ़ाई के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारियां निभाई। क्योंकि महिलाओं को अगर पढ़ाई का अवसर दिया जाता है, घर से निकलने का अवसर मिलता है, तो उसके साथ उनको दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, यानी कि घर का और बाहर का दोनों का काम करना ही पड़ता है। यह आपने अपने आसपास भी देखा होगा। तो इन्होंने कहा कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है। जैसे ही कोई कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है तो मैं उसे करके रहती हूँ। और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया, काम के साथ, घर के काम के साथ पढ़ाई की और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया और रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण हो गई। तो ऐसे उदाहरण हमारे समाज में देखने को मिलते हैं और जितनी भी महिलाओं ने कुछ बदलाव लाए हैं या सफलताएं पाई हैं, तो उसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ा है। और बहुत बार तो लड़कियों को जैसे ही उनकी इंटर की या ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होती है, तुरंत उनको शादी के लिए बोला जाता है। और ऐसे ही लड़कों को जैसे ही वो इंटर पास करते हैं, ग्रेजुएशन पास में आते हैं, उनको एक जॉब के लिए उन पर फोर्स किया जाता है। उनको उसके लिए कहा जाता है कि तुम कोई जॉब इससे हासिल करो। और पुरुषों पर ये दबाव रहता है कि उनको अपना, जब तक वो फ्यूचर नहीं सिक्योर कर लेंगे, कोई काम धंधा नहीं करने जाएंगे, तब तक उनके विवाह का उनके ऊपर प्रेशर नहीं दिया जाता है। और महिलाओं को उनके बस कहेंगे ज़्यादा पढ़ के क्या करोगी, शादी ही तो करनी है, घर में ही तो रहना है, खाना ही तो बनाना है, इस टाइप की बातें महिलाओं के लिए प्रचलित होती हैं। इसलिए हमने पिछले अध्याय में देखा था कि महिलाओं को उसी टाइप के सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कहा जाता है, विषय पढ़ने के लिए कहा जाता है जो उनके घरेलू काम से मेल खाएं। जैसे उनको मैथ, साइंस वगैरह पढ़ने के लिए मना किया जाता है। और इन सब्जेक्ट को पुरुषों के लिए विशेष माना जाता है कि पुरुषों को ज़बरदस्ती वो सब्जेक्ट दिलाए जाते हैं और लड़कियों को वैसे सब्जेक्ट लेने से रोका जाता है। और कभी कभी तो ये भी देखने को मिलता है कि लड़कियों को लोग इंजीनियर इसलिए नहीं बनाना चाहते कि अगर ये ज़्यादा पढ़ गई, डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, तो फिर इसके लिए लड़का ढूंढने में दिक्कत आएगी, इसके मैच का कोई लड़का नहीं मिलेगा या फिर दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा। इस टाइप के भी चीज़ें होती हैं जिनके कारण उनको ऐसी पढ़ाई करने से रोका जाता है। यहाँ पे एक बच्चे का दे रखा है कि ये बच्चा जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पास हो गया है, उसको देख के खुश है क्योंकि इसके नंबर जो हैं, इसके फेवरेट सब्जेक्ट इतिहास और भाषाओं में ज़्यादा हैं और जबकि साइंस और मैथ में कम है। लेकिन इसके माता पिता इसी चीज़ को लेकर दुखी हैं कि साइंस और मैथ में इसके नंबर कम क्यों हैं। तो वो कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तो इतिहास पसंद है, मुझे तो भाषाएँ पसंद हैं, मैं आगे वही लेना चाहता हूँ। तो इसके माता पिता उसको समझाते हैं कि तुम्हें देखो, यहाँ पे कहे समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर सीख लेना, कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो नौकरी के लिए इस टाइप के दबाव बनाए जाते हैं लड़कों के ऊपर। और फिर उसके बाद एक केस स्टडी दे रखी है आपकी इसी चैप्टर में। ये पंडिता रमाबाई जी हैं। ये कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन
इन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना सीखा और इनको संस्कृत भाषा आती थी, इसीलिए इनको पंडिता की उपाधि दी गई। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ही प्रयास किए। ने विधवा और गरीब महिलाओं के लिए पुणे के खेड़ के पास खेड़ गांव है, उसमें इन्होंने एक मिशन स्थापित किया, जिसमें ये जो ऐसी महिलाएं हैं विधवा और गरीब, वो उनको वहाँ पे आके शिक्षित करती थी, पढ़ाती थी और उनको कुछ कौशल भी सिखाया जाता था, जैसे लकड़ी के छापे खाने में काम करना आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। और इसके बाद आपके ही एनसीईआरटी में एक राज सुंदरी देवी का अनुभव है, जो कि पश्चिम बंगाल के में आज से 200 साल वर्ष पहले की बात है। तब इन्होंने कैसे पढ़ना सीखा, ये अपना अनुभव बताती हैं कि ये पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस समय महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। ये थी तो एक संपन्न परिवार से, लेकिन लोगों की ऐसी सोच थी कि जो अगर महिलाएं पढ़ जाती हैं तो फिर वो विधवा हो जाती हैं। इस टाइप की जो धारणाएं समाज में प्रचलित थी। तो इन्होंने एक दिन इन्होंने फिर अपने आप को ऐसे समझा लिया कि मैं तो स्त्री हूँ, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन एक दिन इनके स्वप्न में आया कि ये चैतन्य भागवत पढ़ रही हैं, तो उन्होंने फिर सोचा कि मुझे वो पढ़ना है। दूसरे दिन उन्होंने अपने पति को चैतन्य भागवत के बारे में बात करते सुना, अपने बेटे से कहा कि उसको मेरे कमरे में रख देना। तो उन्होंने क्या किया, उस चैतन्य भागवत का एक पेज निकाल के अपने पास रख लिया और उनका बेटा जो ताड़ पत्रों पे कुछ पांडुलिपियाँ बनाना सीख रहा था, अक्षर बनाना सीख रहा था, उसका भी एक पत्र छुपा के रख लिया। और उसको छुपाना उनके लिए आसान नहीं था। और फिर उन्होंने उन दोनों को ही ऑब्जर्व कर करके अक्षरों को मिलाना सीखा और वो आखिर में पढ़ पाई। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, आमार जीबोन। ये किसी महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है, बांग्ला भाषा में लिखा है इन्होंने। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में एक और केस स्टडी दे रखी है, रुकैया सखावत हुसैन। ये बहुत ही अच्छी लेखिका है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इन्होंने भी, वैसे तो रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, जिनके पास बहुत ज़मीन थी। इनको उर्दू पढ़ना आता था, लेकिन इनको बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था। तो इन्होंने वो अपनी बड़े बहन और भाई से बांग्ला और अंग्रेजी सीखी और इन्होंने अपने अंग्रेजी ज्ञान को परखने के लिए एक कहानी लिखी, सुल्ताना का स्वप्न, जिसमें उन्होंने लेडी लैंड की कल्पना की, जो ऐसी दुनिया जहाँ पे महिलाओं को सब कुछ करने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, आविष्कार करने का अधिकार है। और उसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, महिलाएं जो हैं वहाँ लेडी लैंड की वर्षा को रोकने के उपाय जानती हैं, हवाई कारें चलाती हैं और ये पुरुषों के आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र को स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं। तो इस टाइप की स्वप्न, इस टाइप की कल्पना, जब महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, स्कूल भी जाने का अधिकार नहीं था। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो हमें लगता है कि स्थितियां बदल रही हैं, लोग बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सबको स्कूल जाने की आज़ादी है। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनके लिए स्कूल जाना संभव नहीं है। और जब अभी सभी के लिए शिक्षा का अधिकार है, सभी का स्कूल जाने की सुविधा है, सभी जा सकते हैं और बहुत संख्या में बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं, लेकिन आपको अभी भी जो स्त्री पुरुष की शिक्षा में है उसको अंतर देखने को मिल जाएगा। इसमें जनसंख्या के कुछ आंकड़े दे रखे हैं, जिसमें 1961 की जनगणना का दे रखा है, उसमें 40% पुरुष जो हैं शिक्षित हैं और 15% महिलाएं शिक्षित हैं। 2011 में ये संख्या बढ़ के पुरुषों की 85
और महिलाओं की 65 हो गई। लेकिन यहाँ पे देखिए शिक्षा का अनुपात बढ़ा है दोनों का ही, स्त्री और पुरुषों का, लेकिन इसके बीच का अंतर अभी भी आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि इसमें भी अभी भी अंतर है। और इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई शुरू तो होती है उनकी, स्कूल जाना शुरू करते हैं, लेकिन स्कूल के 2-3 साल के अंदर ही वो लोग स्कूल छोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की है। और इसके बाद के कुछ आंकड़े ये भी बताते हैं कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनकी भी स्कूल छोड़ने की दर बढ़ी है। तो हमने ये देखा था अपने 6th क्लास के NCERT में कि मुस्लिम लड़कियां क्यों स्कूल छोड़ देती हैं या क्यों नहीं जा पाती हैं, क्यों नहीं वो लोग अपनी शिक्षा दे पाते हैं, उसका कारण गरीबी था। तो ये यहाँ पे इन सारे ही समुदायों के साथ ये बात लागू होती है, जिसके कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते और इसका विशेष प्रभाव इस समूह की, इस वर्ग की लड़कियों के ऊपर पड़ता है। क्योंकि एक बार ये लोग परिवार में अगर 4-5 बच्चे हैं तो लड़कों को एक दो लड़के हैं, 1-2 लड़कियां हैं, तो लड़कों को वो लोग पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लड़के तो जॉब करेंगे, उनका तो कमाना ज़रूरी है, उनको काम करना है, तो उनका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, और लड़कियों को तो घर में ही रहना, उनको नहीं पढ़ाएंगे तो कोई बात नहीं। तो ऐसा सोच के ये लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे महिला आंदोलन की। तो वर्तमान समय में जो हम महिलाओं की स्थिति देख रहे हैं, जिसमें महिलाओं की शिक्षा दर में तो बढ़ावा हुआ है और बहुत सारे उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो कानून बने हैं वो सब महिला आंदोलनों का और उनके एक निरंतर लगातार किए गए संघर्षों का नतीजा है। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी बदलाव आसानी से नहीं आता है, कोई बदलाव ऐसे नहीं आता है जब तक उसके लिए संघर्ष न किया जाए, उसके लिए लड़ाइयाँ न लड़ी जाएं। जैसे हमें आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। समानता का अधिकार, उसके लिए भी सारे जाति के लोगों ने, वर्गों ने संघर्ष किया। और हमने देखा था कि वोट के लिए जितनी भी लोकतंत्र वाली कंट्रीज़ थी उनमें संघर्ष हुए। सफ्रेज मूवमेंट का नाम सुना था, अमेरिका में वोट डालने का अधिकार। तो जितने भी बदलाव आए हैं हमारे समाज में जो दिखाई पड़ते हैं, उसमें महिलाओं के व्यक्तिगत तौर पे और सामूहिक रूप से किए गए संघर्षों का वो नतीजा है। जिसमें अभी भी कहीं पे अगर कोई केस हो जाता है तो उसके खिलाफ आपने देखा होगा कि किस तरह से महिलाएं सड़क पे निकलती हैं और आंदोलन चलते हैं, हस्ताक्षर अभियान चलते हैं, लोग कैंडल मार्च निकालते हैं। जैसे अभी निर्भया वाला कांड आप लोगों ने देखा कि उसमें उसके माता पिता और पूरी देश के लोगों ने संघर्ष किया और अंततः जो आरोपी थे उनको फांसी की सज़ा हुई। तो परिवर्तन आते हैं, हर परिवर्तन के पीछे एक संघर्ष की लंबी कहानी होती है। और इसमें महिलाओं ने बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाए इसके लिए। जो इन लोगों के आंदोलन थे उसमें नुक्कड़ नाटक, पोस्टर मार्च, कैंडल मार्च, इस टाइप के बहुत सारे आंदोलन, जिसमें बहुत सारे महिला संगठनों ने और देश की सारी महिलाओं ने भाग लिया। यहाँ पे ये सत्या रानी जी को दिखाया गया है आपके NCERT में कि यहाँ पे ये बैठी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर सीढ़ियों पे। इनकी बेटी दहेज के लिए उसको मार दिया गया था, तो उसके लिए उन्होंने इंसाफ के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। देखिए कितनी सारी फाइलें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। और अंत में इंसाफ हुआ, क्योंकि जो अभियान था दहेज के लिए 1980 के दशक में ये इतना तेज हुआ क्योंकि उसमें केस ज़्यादा आ रहे थे कि लोग दहेज के नाम पे घर में घरेलू हिंसा बढ़ रही थी, महिलाएं मार दी जा रही थी, लोग जला दे रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको जो इतना वो दहेज चाहते थे उतना नहीं दिया गया, उनकी मांगें समय पे पूरी नहीं की गई, इसलिए महिलाओं के साथ हिंसा हो रही थी या उनको मार दे रहे थे। तो वहाँ
ये जो दहेज विरोधी कानून था के लिए जो संघर्ष था, इसमें पूरे देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पे उतरे, रैलियां की। इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ महिलाएं थी, पुरुषों, बहुत सारे पुरुषों ने भी इन आंदोलनों में सहयोग किया और फिर उसके लिए अंत में जाके कानून बना और उसके जो दहेज मांगने वाले परिवार, दहेज लोभी परिवारों के लिए कानून का प्रावधान हुआ। तो अब कोई खुलेआम दहेज नहीं मांगता है, लेकिन दहेज अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा कि समाज में दहेज प्रचलित है। लेकिन हाँ, ये अब लोग खुले मुंह से नहीं मांग पाते हैं, कुछ तरीके यूज़ करते हैं इनडायरेक्टली वाले, और बहुत सारे लोग स्वेच्छा से देते भी हैं, जिस कारण भी दहेज प्रथा अभी भी देखने को मिल जाती है। लेकिन अब इसके लिए कानूनी प्रावधान है और इन्हीं महिला आंदोलनों और अभियानों के चलते 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें महिलाओं के साथ उनके कार्यस्थल पे और शैक्षणिक संस्थानों पे होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून बनाए गए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके अतिरिक्त 2006 में एक कानून बना जिसमें घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा झेल रही महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी गई, जिसको घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं को 2005 में एक और कानून आया जिसमें महिलाओं को हिंदू उत्तराधिकार धारा में महिलाओं को जो पिता की पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार का हक मिला। और इसके अतिरिक्त 2017 में एक और कानून आया जिसमें मैटरनिटी के लिए विशेष प्रावधान किए गए महिलाओं के लिए। तो ये चीज़ें हैं जो महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए होती रहती हैं और इनके पीछे भी बहुत सारे संघर्ष हुए हैं, तब जाके ये स्थिति है। यहाँ पे देखिए, ये अभियान करने के और जागरूकता बढ़ाने के कुछ तरीके हैं, जिसमें पोस्टर अभियान, बैनर निकालना, रैलियां आयोजित करना, और बहुत सारे NGOs हैं जो महिलाओं के लिए काम करते हैं। ये सारी ही चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए, विरोध करना, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आज बहुत असरकारक तरीके हैं। तो कभी भी अगर विरोध करना होता है तो उसके लिए इस तरह लोग सड़कों पे उतरते हैं, रैलियां करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरने करते हैं, और उसके बाद परिवर्तन आता है। क्योंकि जब तक कोई बोलेगा ही नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा कि हाँ, इससे किसी को समस्या है। तो वैसे ही अगर समाज में चेतना ना आई होती, लोगों ने आवाज़ ना उठाई होती बदलाव के लिए, तो चीज़ें अभी भी वैसी होती जैसे पहले थी। लेकिन समय समय पे इसके लिए संघर्ष हुए हैं, तो आज स्थितियाँ बदली हैं। यहाँ पे बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही एक हिस्सा है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और उस दिन दुनिया भर की महिलाएं जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। तो ये भी एक चित्र आपके NCERT में दे रखा है। तो ये था हमारा चैप्टर 5, औरतों ने बदली दुनिया। तो आपने देखा कि कैसे औरतों ने बदली दुनिया और में अपना स्थान बनाया, संघर्ष किया, और आज हम इस स्थिति में काफ़ी परिवर्तन देखते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि आगे आने वाली स्थितियों में, आने वाले समय में स्थितियाँ और बेहतर होंगी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।